नमस्कार नमस्कार, चैट्स को इनेबल करना है। चैट्स कहीं और से इनेबल होंगे, चैट्स तो आ ही नहीं रहे, पर मुझे पता नहीं चलेगा ना ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, वो तो बच्चों के कमेंट से पता चलेगा, कहीं से वो इनेबल करना पड़ता है। किससे पूछ लो अगर आपको नहीं पता है तो। हाँ यहीं पे कहीं क्लास है ना, हाँ तो वहाँ पे दिखना चाहिए ना यार, जहाँ क्लास हो रही है इस पे दिखना चाहिए। बैक करो, रिफ्रेश करो, किसी को बुला लो यार। यार ये चैट्स उस पे दिखने चाहिए ना, इस पे नहीं देखना है चैट्स, चैट्स उसी पे चलते हैं, चैट्स इस पे चलते हैं, इस पे अब हाँ बस ठीक है, अब दिख रहे हैं, इसलिए बुला रही थी। ठीक है, यस नाउ आई कैन सी द चैट्स, आई वाज नॉट एबल टू सी द चैट्स। ओके ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? यस ऑडियो वीडियो क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल गुड? आज तो ऑल गुड है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, कल हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ था बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम मॉल्यूस्का से कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम पढ़ पाए थे, दैट वाज आर्थ्रोपोडा। सो बेटा वी आर गोइंग टू स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द फाइलम मॉल्यूस्का। हमने वो कंप्लीट नहीं किया था, हमने एक सुंदर सा स्नेल का डायग्राम बनाया था, आपने भी बहुत सुंदर सुंदर बेटा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डायग्राम बनाए थे, ठीक है। आज हम वहीं से बेटा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू भैया, ये वही अच्छी वाली है, ठीक है। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यस यस यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा, मैं अपनी ग्रीन टी रख देती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, एक बारी क्विक रिवीजन ना, मैं आर्थ्रोपोडा का नहीं दे रही हूं, एग्जांपल्स का दे रही हूं। आप एक बारी बेटा आंख बंद करके मेरे साथ में रिवाइज करने की कोशिश करो, जो एग्जांपल्स पढ़े थे हमने आर्थ्रोपोडा के, फटाफट से उसको भी रिवाइज करा दे रही हूं। उनकी बॉडी क्या होती है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है, बहुत बहुत टफ होती है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम है, 2/3 ऑफ द स्पीशीज नोन इन द बेटा अर्थ, दैट इज ओनली एंड ओनली आर्थ्रोपोड्स, इसीलिए इतनी अच्छी सर्वाइवेबिलिटी रेट भी उनकी, उनके फाइलम के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, इसीलिए वो इतना लार्ज फाइलम है। उनकी बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोस मींस जॉइंटेड, पोडा मींस अपेंडेजेस होते हैं उनके पास, इसलिए उनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उनके पास होता है, रेस्पिरेशन के लिए वो गिल्स का यूज कर सकते हैं, बुक गिल्स का यूज कर सकते हैं, बुक लंग्स का यूज कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली उनके पास होता है ट्रेकियल सिस्टम। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए उनके पास होते हैं मैल्फिगियन टिब्यूल्स, राइट। सेंसरी स्ट्रक्चर्स उनके पास होते हैं कंपाउंड आई, सिंपल आई, एंटीने, और बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैटोसिस्ट। जनरली एग लेइंग होते हैं, अपन एग लेइंग नहीं है, अपन विविपैरस है, वो होते हैं ओवीपैरस। वो कैसे होते हैं ओवीपैरस? वो ज्यादातर कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना बेटा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट उनमें दिखती है, आपने यही लिखा है ना, राइट। इंसेक्ट एज आर्थ्रोपोड जो होते हैं वेक्टर्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे तुमने कुछ एग्जांपल्स, वेक्टर मतलब जो बीमारी सिर्फ कैरी, बीमारी का जो पैथोजन है उसको कैरी करते हैं, जैसे एडीज मच्छर जो है फीमेल, वो क्या करती है? डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस को कैरी करती है। वैसे ही मलेरिया के पैथोजन यानी प्लाज्मोडियम को कैरी करने के लिए जो पैथोजन होता है, जो मच्छर होती है, वो होती है हमारी फीमेल श्रीमती, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। वैसे ही फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो होती हैं श्रीमती जी, क्या कैरी करती है बच्चों? वो कैरी करती हैं आपके फाइल, मतलब वो बीमारी किसके लिए, मतलब किसके पैथोजन को कैरी करती है? एलिफेंटियासिस या व्यूचेरियासिस या फाइलेरियासिस बोलते हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट भी होते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हनी बीज, उनसे हम ढेर सारा हनी बेटा ले लेते हैं, हम तो है ही मतलबी, जिससे जो मिलता है हम लपक के ले लेते हैं, ठीक है। तो वो हनी देते हैं हमें, बीवैक्स भी देते हैं हमें। इन द सेम वे बेटा बॉम्बिक्स
सिल्क की साड़ी जो हम पहनेंगे या दुपट्टा सिल्क, वैसे ही लैसिफर लैक इंसेक्ट, इसके अलावा बटरफ्लाई हो गया, प्रॉन्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, स्पाइडर हो गए। एक लिविंग फॉसिल आपने पढ़ा जिसमें आज तक कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, जैसा वो कई साल पहले था आज भी वो वैसा ही है, दैट इज लिम्यूलस, दैट इज किंग क्रैब। और फिर आपने एक और पढ़ा था जो झुंड में बेटा टिड्डों का अटैक हुआ था, दैट इज लोकस्टा या लोकस्ट। ठीक है, डन 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 बेटा। अगर सब कुछ बढ़िया समझ में आया, सब कुछ सही गया अभी तक, एक बार मेरे को थम्स अप दे दोगे। और बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम मॉल्यूस्का को कंटिन्यू करेंगे, हम मॉल्यूस्का को कंटिन्यू करेंगे। मॉल्यूस्का में बेटा जो आपने सुंदर सा एक डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम कुछ इसी तरीके का बनाया था बच्चों। आपने एक स्नेल का डायग्राम बनाया था। बॉडी इज डिवाइडेड बेटा इनटू 3 पार्ट्स, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। ठीक है, हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन आपने बनाई थी, दैट वाज कॉल्ड एज मैंटल। अगर किसी व्यक्ति में, किसी मॉल्यूस्का में अगर शेल होता है, शंख होता है, तो वो बेटा यही मैंटल सिक्रीट करता है। आपने खूबसूरत सा शेल भी बनाया था और काफी सारी डिजाइनिंग करी थी। मैंने देखा बच्चों ने एग्जैक्टली सेम बनाया, सेम टू सेम, मतलब सुंदर बनाया होगा मेरे से, खराब तो नहीं बनाया। तो ये क्या है बेटा, शेल को सिक्रीट किसने किया, मेंटल ने किया। और बेटा मेंटल और हम्प के बीच का ये जो स्पेस है, इसे बोला जाता है मेंटल कैविटी, जहां पे इनके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जिनका फंक्शन आज मैं बताऊंगी। इनके जो ये विसरल हम्प है, इसे विसरल इसीलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इसके, हाँ कल मैंने राउंड राउंड बनाया था, आज मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया ना। तो इसका बेटा मुंह ये रहा, मुंह और मुंह से हमने बनाया इसका पेटू स्नेल, और ये हमने बनाया इसका इंटेस्टाइन। तो इनके विसरल ऑर्गन इस विसरल हम्प में होते हैं। आज आप देखोगे बच्चों इसके मुंह में क्या तेज धारीदार एक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलता है रेड्यूला। तो आज बच्चा बाड़ी मेरी यहां से शुरू करेगी इसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर से। ठीक है, बहुत सरल है बेटा, लेकिन इसके एग्जाम्पल खूब सारे हैं। मुझे इसके एग्जाम्पल्स के नाम बहुत प्यारे लगते हैं, तो तुम बोलोगे मैम आपको तो सभी कुछ प्यारा लगता है। बेटा देखो कुछ ही फाइलम्स है जिसके ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके अगले वाला फाइलम पढ़ाऊंगी 4-5 उसके एग्जाम्पल है, हेमिकोऑर्डिटा के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, तो कोई मौत नहीं आने वाली। ठीक है बेटा, बढ़िया तरीके से याद करो। एक बच्चे ने मेरे को पूछा, देखो मैसेज करके, कहता है मैम एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, क्या करना है। भैया अगर एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा तो पढ़ाई करनी है, मैसेज करके बताने से बेटा एग्जाम्पल थोड़ी याद हो जाएंगे। अगर तुमको याद नहीं हो रहा है तो तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना बेटा। अगर सोशल मीडिया करोगे तो थोड़ी एग्जाम्पल्स याद होंगे, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। याद नहीं हो रहा है तो लिख के देखो, 4 बार लिख के देखोगे तो कैसे याद नहीं होगा। पर मैम वो मेहनत करने के लिए हम रेडी थोड़ी हैं, हम तो चैट्स करके आपको बताएंगे कि हमें याद नहीं हो रहा है। ओए सपोलो, क्या कहती है जनता, फिजियोलॉजी करें, हेडिंग डालो फिजियोलॉजी। ठीक है, नंबर 1 करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लिखते हैं, ऑफ कोर्स इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कोई इस वाले पॉइंट से तो सवाल देगा नहीं। किस पॉइंट से सवाल देगा बेटा, स्टार मार्क करना है उस पॉइंट को। इस पॉइंट से सवाल देगा कि माउथ हैज फाइल लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा तेज फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। रैस्पिंग मतलब जो खाने को प्रॉपरली बेटा ग्रैब कर ले, खाने को प्रॉपरली ग्रैब कर ले। ठीक है, इनफैक्ट उसकी पीसेस हो जाएं, क्योंकि उस माउथ में रेड्यूला होता है, उसके हेल्प से वो फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन से उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं। ठीक है, रैस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड एज रेड्यूला। बेसिकली रेड्यूला आप अपने ना टीथ जैसा मान सकते हो, क्योंकि रेड्यूला के अंदर भी काइटिनस टीथ होते हैं, टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, फॉर ग्रैबिंग द फूड। तो इससे सवाल दे सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मस्कुलर फैरिंग्स किस फाइलम में था बच्चा पार्टी, मस्कुलर फैरिंग्स किस फाइलम में था बच्चा पार्टी,
रेस्पिरेशन के लिए इनके पास बेटा गिल्स हैं, जो हमने फेदर लाइक गिल्स लिखे हैं ना, टिनिडिया। और इससे नीट में सवाल आया हुआ है, मॉल्यूस्का के रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। एस्केहेलमिन्थिस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सरोज, सरोज का सबसे पहले आंसर है, फिर रुद्र ने भी दिया है, पुष्पा, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, वेरी गुड। एस्केहेलमिन्थिस में होता था, ठीक है भैया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद, अच्छा कोई बच्चा मुझे इसका ये वाला आंसर दे देगा तो मैं बहुत ज्यादा बेटा खुश हो जाऊंगी। अब तुम बताओ कि तुम्हें ये याद है या नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम मुझे बताओ तुम्हें याद है या नहीं, जल्दी बताओ, तुम्हें याद है या नहीं, जल्दी बताओ। आपको याद आ रहा है, एंथे में मैंने लिखवाया था, एंथे में मैंने एन से लिखवाया था नॉन सिफेलोपोड मॉल्यूस्का, ठीक है। अब बेटा देखो, इनके पास ओपन, ज्यादातर ओपन होता है, ज्यादातर ओपन होता है, बट बोथ सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड बेटा, शाबाश बेटा। देखो अब मैं ना तुम्हें थोड़ा सा इसका मतलब, हालांकि इसके मतलब की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल तो एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं है, और जहां एनसीईआरटी कुछ देती नहीं है तो ज्यादा पूछती भी नहीं है। बट क्योंकि मैंने ये वर्ड यूज किया था यहां पर नॉन सिफेलोपोड मॉल्यूस्का, तो मुझे तुम्हें दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल ना ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेरी क्लास में बच्चे हैं, मैंने दो जेंडर के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, सपोज गर्ल्स एंड बॉयज, है ना। तो कुछ लोग गर्ल्स, कुछ लोग बॉयज, ऐसे फॉर एग्जांपल इनकी कैटेगरी में आ गए। अब अगर मैं मॉल्यूस्का को डिवाइड करूं तो दो कैटेगरी है मॉल्यूस्का की, एक सिफेलोपोड वाली कैटेगरी, एक नॉन सिफेलोपोड वाली कैटेगरी। और अगर आप ऑक्टोपस की शक्ल, बेटा कल मैंने वो ऑसवर्ल्ड बनाया भी था, अगर आप ऑक्टोपस को थोड़ा सा मतलब इमेजिन कर पाओ तो ऐसा नहीं लगता कि ऑक्टोपस के सर पर पैर है, हाँ, ऐसा नहीं लगता कि ऑक्टोपस के सर पर पैर है, सर पर पैर है। मतलब सिफेलोपोड्स जो होते हैं ना बेटा, उनकी शक्ल एक्चुअल में ये ऑक्टोपस जैसी दिखती है, जैसे स्क्विड्स होते हैं, है ना, स्क्विड्स होते हैं, जैसे लगता है हेड के ऊपर पॉड मतलब अपेंडेज। तो सिफेलोपॉड्स को सिफेलोपॉड इसीलिए बोला जाता है, पॉड का मतलब अपेंडेज और सिफेलो का मतलब होता है हेड। ऐसा लगता है हेड के ऊपर ही अपेंडेजेस है, हेड के ऊपर ही अपेंडेजेस चिपके हुए हैं। तो जो एनिमल्स बेटा ऐसे दिखते हैं ना मॉल्यूस्का में, उनको एक्चुअल में सिफेलोपॉड्स बोलते हैं, ठीक है, उनको। अच्छा, मैं अगर आर्यन बोल रहा है कि मेरी आवाज क्रैक कर रही है, पर मेरी आवाज सही आ रही है, फिर भी मैं क्रैक अगर कर रही है तो मैं चेक करवा लेती हूँ। यार मेरी आवाज एक बारी फोन में और वेब पे दोनों पे एक बारी चेक कर लो कि क्रैक तो नहीं कर रही है। हालांकि बाकी बच्चे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, एक आधा बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिफेलोपोड्स और नॉन सिफेलोपोड्स की कैटेगरी है। सिफेलोपोड्स की शक्ल बच्चों ऐसी दिखेगी, समझ लग गया ना बच्चों, ज्यादा तो इसमें पीएचडी ना कराओ। ये ऑक्टोपस शौर्य प्रताप सिंह, ओ शौर्य, इसको नहीं नक्को बनाने का, मैंने बोला थोड़ी कि इसको बनाने का, ठीक है ना। डन है ना यार, डन है ना यार। तो मैं यहां पे क्या लिख दे रही हूं ना बेटा, दो कैटेगरी है, जैसे कि सिफेलोपोड्स हैं। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि सिफेलोपोड्स क्या होते हैं, आप सिर्फ इनमें ये लिखो कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और आप ये लिखो बच्चों की नॉन सिफेलोपोड्स जो होते हैं उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सिफेलोपॉड इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कोई दुखदायक समस्या तो नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई दुखदायक समस्या तो नहीं है। डन, पक्की बात, ठीक है, ठीक है ना। अब बेटा देखो हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमें करना है नंबर 4 एक्सक्रीटरी सिस्टम। और बेटा एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास क्या होते हैं, ये टिनिडिया यानी कि फेदर लाइक गिल्स, ठीक है, फेदर लाइक गिल्स, इन्हीं से ये एक्सक्रीशन करते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इन्होंने ये तो नहीं बताया है, आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेती हूं, वैसे इन्होंने ये नहीं बताया है कि सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है, पर ये जरूर बताया कि ज्यादातर ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, ठीक है, दे आर यूजुअली डायोशियस, है ना। तो ये नहीं दिया हुआ कि सेक्सुअल होता है कि एसेक्सुअल, बट ये दिया हुआ है कि ज्यादातर ये क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ज्यादातर ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मोस्टली दे आर यूनिसेक्सुअल
एंड ऑफ कोर्स ये भी मोस्टली एग लेइंग होते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं, मोस्टली ओविपैरस होते हैं। बेटा देखो आर्थ्रोपोडा के केस में तो फर्टिलाइजेशन दिया हुआ था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन इसके केस में फर्टिलाइजेशन नहीं दिया हुआ, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ डेवलपमेंट लिख दे रही हूं, जो कि ज्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। आर्थ्रोपोडा के केस में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लिखा था, इसके केस में बेटा ज्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, कंपेयर कर लिया करो जब भी बेटा ऐसे करके फाइलम्स करते हो ना, तो कंपेयर कर लो। अब इसको तुम किससे कंपेयर कर सकते हो? आर्थ्रोपोडा से कंपेयर कर लो। आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें दोनों तरीके का है। ठीक है यार, इसको वो कर दो ना ताकि मुझे ये वाला दिखे अपना। और क्या बोला, एक्सक्रीशन के लिए आर्थ्रोपोड्स के पास मैल्फिगियन टिब्यूल है, इसके पास गिल्स होती है, उसके पास बेटा रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल होते हैं ज्यादातर, ये भी ज्यादातर यूनिसेक्सुअल, वो भी ज्यादातर ओविपैरस, ये भी ज्यादातर ओविपैरस। उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें ज्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है अंश बेटा, बिल्कुल 100% बना सकते हो। अंश बेटा जैसे हमने ना आप लोगों से एक टेबल बनवाई थी, जब आप बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ते थे तो आप लोगों को मौत आ रही थी कई लोगों को, है ना। तो कई लोगों को ऐसे लगता था यार ये इतना सारा है, फिर मैंने आपसे सारा पढ़ाने के बाद एक टेबल बनवाई ना उसकी, तब आपने टेबल देखा तो आपको लगा यार ये तो बहुत आसान है। वैसे ही ना सारा इन्वर्टिब्रेट कंप्लीट होने के बाद आप इसका भी टेबल बना सकते हैं, और जो भी चीज एनसीईआरटी में नहीं दी है ना, उस फाइलम के लिए उस चीज को क्रॉस मार्क कर देना। उस टेबल को जब आप अपने टेबल, स्टडी टेबल पे लगाओगे या बेड के आगे लगाओगे, तो आप देखना जितनी बार देखोगे ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि आपको लर्न ना हो। और देखो बेटा, ये एक इकलौता ऐसा पूरा जूलॉजी का चैप्टर है जो लर्न करने वाला है। आगे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ोगे, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वो बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल है। बट लाइक आई ऑलवेज सेड बेटा, अगर याद करने वाला है तो उसके लिए रोने से तो काम नहीं बनेगा। क्या इससे पेपर नहीं आता है? 2 क्वेश्चंस आते हैं यार, 8 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो याद करना है तो याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी बेटा डॉक्टर बनोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, सबका प्यारा अपना प्यारा जग से न्यारा बेटा एग्जाम्पल। हमारे लिए सबसे प्यारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना तो बेटा सारा एनिमल किंगडम अधूरा है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज हमने एक नया कलर लिया है, ऑरेंज। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं। लिखती हूं, मुझे पहले जितने याद आ रहे हैं बेटा सीक्वेंस में मैं वो लिखती हूं। पाइला, इसको पीला मत बोलना, पाइला एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल। ठीक है, देन अप्लाइशिया, और मैं आपकी हेल्प कर दूंगी टेबल बनाने में, उसमें कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। आई विल हेल्प यू आउट, बट यू शुड ऑल्सो हेल्प योर सेल्फ ना। ठीक है, अप्लाइशिया, सी हेयर, देन यू हैव डेंटेलियम। डेंटेलियम इज एलिफेंट टस्क शेल, elephant tusk shell. Then you have Chaetopleura. That is chiton. Then you have octopus, which is devilfish. फिर अपने पास होता है सीपिया, दैट इज कॉल्ड कटल फिश। फिर अपने पास आता है पिंक टाडा, जो बेटा पर्ल लेते हैं। आपको पता है ना कि मोती देने वाली प्रॉपर्टी इसी फाइलम में है, तो वो पिंक टाडा होता है जिसे बोला जाता है बेटा पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, और भी है लॉलीगो को बोलते हैं स्क्विड। आई थिंक कि हमने सारे कवर कर लिए हैं, कुछ छूट गया हो तो मुझे बताओ, हमने कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एक बार चेक कर लेती हूं। 1 2 3 4 5 6
7 8 8 ही हैं, 8 ही हैं, ऑल डन। एनसीईआरटी, ठीक है मैम, आपको याद कैसे रहता है बेटा? लिखने से। जब मैंने भी पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सारे एग्जाम्पल्स बेटा याद थोड़ी होते थे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, रटने वाली चीजों को प्रैक्टिस से लर्न मतलब अपने वश में किया जाता है, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वश में हो जाएगी, ठीक है, टेंशन ना लो यार। और मैं हमेशा कहती हूं बच्चों, हमसे कहीं ज्यादा एफिशिएंट पढ़ने की कैपेबिलिटी आप लोगों के पास है। आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप बॉटनी भी पढ़ते हैं, आप जोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो आपके खुद के पास ना बेटा काफी ज्यादा कैपेबिलिटी है देन अस। आप इतनी सारी चीजों को एक साथ याद रख पाते हैं, तो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। आप इतने टफ टफ सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो। और पता है बेटा, जहां आपने अपने आप को एक पोजीशन नीचे समझा ना बेटा, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझा तो वहां से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट दोनों प्रॉब्लमैटिक है। अंडर कॉन्फिडेंट होगे तो बेटा पहले से ही हार मान जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो भैया सोचोगे मैं तो बिना पढ़े भी जीत लूंगा। दोनों चीजें खराब है, समझ गए? यस, डन 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 कर लो बच्चा पार्टी। ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, यस यस यस, डन डन डन। कर लिया क्या? कर लिया क्या बच्चा पार्टी? यस और बेटा ये पहला चैप्टर है, एंड आप देखना कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आप अपने आप में डे 1 से लेके आज 9th लेक्चर है, अपने अंदर बेटा इंप्रूवमेंट देखो कि कितनी इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर आई होगी। इवन अगर 10% की भी इंप्रूवमेंट है ना बेटा, दैट इज अ वेरी बिग इंप्रूवमेंट। और जब हम आगे चैप्टर्स में चलेंगे ना बेटा, आप खुद अपनी इंप्रूवमेंट देखना कितनी बढ़िया इंप्रूवमेंट हुई है। टेस्ट देते हो तो टेस्ट मैंने बिल्कुल नीट पैटर्न के बनाए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं। टेस्ट में बेटा अगर आपके 180 में से ना, मैं अगर सच बताऊं तो 180 में वैसे 180 आने चाहिए। इतना नीट बेस्ड और इतना आसान पेपर होता है। फॉर एग्जाम्पल इतने नहीं भी आते हैं, आपके 150 से तो कम मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। 150 से तो बिल्कुल भी बेटा नंबर कम नहीं आने चाहिए। पेपर अगर ऐसा है और इसमें अगर आप इतने कम नंबर लेके आओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेटा अब हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं इसकी। मॉल्यूस्का अपने अपने एनसीईआरटी में ओपन कर लो, आर्थ्रोपोडा के बाद है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इज बेटा मॉल्यूस्का, हम लिख चुके थे। मॉल्यूस्का कैन बी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, ठीक है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, they are bilaterally symmetrical, they are triploblastic बेटा, they are coelomate animals, ठीक है ना। 44 पेज नंबर है, और कौन सा पेज नंबर है भाई बेटा? 53 और 47 पेज नंबर से अच्छा है तुम ये देख लो, आर्थ्रोपोडा के आगे है, कल ही तो रीडिंग किया है ना। बॉडी इज कवर्ड बाई कैल्केरियस शेल, कैल्शियम की बनी हुई शेल, ठीक है। अनसेगमेंटेड, सेगमेंट तो नहीं होती है, हमने देख लिया। हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है, विसरल हम्प होता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मैंटल ओवर विसरल हम्प, और जो मेंटल और हम्प के बीच का स्पेस होता है उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी, जहां पर फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट एंड दीज हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, यानी कि फेदर लाइक गिल्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर सकते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, टेंटिकल्स होते हैं उनके पास, हमने बनाया भी है। माउथ कंटेन फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, इसे रेड्यूला बोलते हैं। ये पाइला बनाया हुआ है, ये ऑक्टोपस बनाया हुआ है, ठीक है। दे आर यूजुअली डायोशियस, ज्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओवीपैरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और एग्जाम्पल हमने लिख लिया है। डन हो गया बेटा? डन हो गया यार, ठीक है बच्चा पार्टी। एनसीईआरटी की सारी रीडिंग हो चुकी है। अब हम बेटा देखो, अब मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं बेटा, बेस्ट पार्ट अबाउट एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, सबसे बेस्ट पार्ट जैसे सुन के आपको बेहद खुशी होगी। देखो अभी जैसे मैंने आपको मॉल्यूस्का और एकाइनोडर्मेटा को कंपेयर करके बताया ना, कि क्योंकि आपको पता है ज्यादातर प्रॉब्लम किसमें आती है, डाइजेशन याद हो जाता है, रेस्पिरेशन याद हो जाता है। सच्ची सच्ची बताना आपको इस चीज में प्रॉब्लम होती है या नहीं। आपको डाइजेशन भी समझ में आ जाएगा, इजी लगेगा, रेस्पिरेशन भी समझ में आ जाएगा। अगर किसी में एक्सक्लूसिव फीचर है जैसे वाटर कैनाल सिस्टम या मेटाजेनेसिस, वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस फाइलम में है। आपको सबसे ज्यादा मौत किसमें आती है कि यार कौन यूनिसेक्सुअल था, किसमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों थे, किसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, किसमें एक्सटर्नल इंटरनल।
अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा फाइलम हो जिसमें जैसे हमने वो पढ़ा था क्या, टीनोफोरा, उसमें सारे सिंगल कैरेक्टर्स थे, बढ़िया कैरेक्टर थे, तो रिप्रोडक्शन वगैरह में तुम्हें ज्यादा मौत आती है, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, है ना, होती है ना। अब देखो मौत तो आती है उसमें, प्रॉब्लम उसमें होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, कंपेयर कर करके पढ़ो। जब पॉरीफेरा पढ़ा तो हमने पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा को कंपेयर कर लो। टीनोफोरा के तो कैरेक्टर्स ही एक्सक्लूसिव थे, उसमें तो बिल्कुल मौत नहीं आनी चाहिए थी। फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस को एस्केहेल्मिन्थेस से कंपेयर कर लो, या फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस और एनालिडा को आपस में कंपेयर कर लो, आर्थ्रोपोडा मोलस्का को आपस में कंपेयर कर लो, और एकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा को कंपेयर कर लो। अब इसमें क्या आसानी है पता है बेटा, जैसा इसका रिप्रोडक्शन है वैसा ही बेटा हेमिकॉर्डेटा का रिप्रोडक्शन है। अगर ये बेटा यूनिसेक्सुअल होंगे तो वो भी यूनिसेक्सुअल होंगे, अगर इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी तो उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, अगर इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये अच्छी बात है, कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जो एकाइनोडर्मेटा का आप कैरेक्टर पढ़ोगे वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कैरेक्टर हेमिकॉर्डेटा का है, ठीक है, सेम टू सेम बेटा कॉपी पेस्ट आपके हेमिकॉर्डेटा का है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा फाइलम एकाइनोडर्मेटा, और अगर हम एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो एकाइनोडर्मेटा, मैं लास्ट में आपको वो टेबल दूंगी, पर पहले वो टेबल आप खुद से मेहनत करके बनाइए। नो स्पून फीडिंग बेटा, आई टोल्ड यू दैट आई विल हेल्प यू इन मेकिंग दैट टेबल, बट एटलीस्ट ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है, देन टुमारो आई विल ब्रिंग दैट टेबल फॉर यू, ठीक है। देखो एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, इनको बोला जाता है स्पाइनी स्किन एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज बच्चों स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। स्पाइनी ऑलरेडी मेड, वेरी गुड दीपिका, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो एक्चुअल में क्या इनकी बॉडी में बेटा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कांटे लगे होते हैं, यस, इनकी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, और इसीलिए इनको बोला जाता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो मैं अभी बताऊंगी कि कैसे कांटे होते हैं, कैसे कांटे होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसके जनरल कैरेक्टर्स करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर्स करें तो क्या सारी सारी बच्चे बोल रही हूं, क्या सारे बच्चे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स खुद से लिखेंगे, और मुझे क्या आप हैबिटेट भी इसका खुद से बता सकते हो, क्योंकि जब मैंने आपको टीनोफोरा फाइलम पढ़ाया था, यस वेरी गुड शालू सिंह, वेरी गुड शालू बेटा, वेरी गुड, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, शालू ने बिल्कुल सही आंसर दिया जो मैं पूछने वाली थी। मैंने आपको जब बेटा क्या बोला था, जब मैंने आपको टीनोफोरा पढ़ाया था तो मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे बता दिए थे, और मैंने आपसे कहा था मैं लास्ट में पूछूंगी, वो सारे फाइलम्स मैंने आपको बता दिए थे जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, जैसे कि टीनोफोरा, जैसे कि एकाइनोडर्मेटा, जैसे कि हेमिकॉर्डेटा भी मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है, मोस्टली मरीन नहीं, एक्सक्लूसिवली मरीन, मोस्टली मरीन नहीं, एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, राइट। तो नंबर 1 सारा, बाकी सारा खुद से लिखो बच्चों, हैबिटेट, नंबर 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 बॉडी प्लान, इसकी सिमेट्री भी बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी को याद आ रहा है। और बेटा इस साल नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इसकी सिमेट्री से, नीट 2023 में इसकी सिमेट्री से क्वेश्चन आया था, नीट 2023 में बेटा इसकी सिमेट्री से क्वेश्चन आया था। देन यू हैव जर्म लेयर, देन यू हैव सीलोम, देन यू हैव मेटामेरिज्म, एंड द लास्ट इज नोटोकॉर्ड। सोच नहीं सकते हो कितना आसान सवाल आता है, बट आसान बेटा सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगा जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ेंगे नहीं उनके लिए तो बेटा नोटोकॉर्ड का मतलब पूछते हैं, गिल्स का मतलब पूछते हैं, तो पढ़ने वाला बच्चा तो बेटा उसको तो आसान लगेगा ही, ठीक है। ऑलरेडी डन मैम, वेरी गुड मैम, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, वेरी गुड बच्चों, ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। तो बेटा एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। बेटा मैं लिखने का और टाइम नहीं दूंगी क्योंकि ये आपको खुद से लिखना था, जल्दी जल्दी लिखो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। देन बेटा सिमेट्री एडल्ट में होगी रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, यानी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू मोर देन वन प्लेन। एंड लार्वा में होती है बायलेटरल सिमेट्री, राइट, बायलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर तो बेटा अब तो कोई शक ही नहीं है इसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर। सीलोम में तो कोई दुखदर्द समस्या नहीं है, ट्रू सीलोम होता है, यू सीलोम। और मेटामेरिज्म में कोई मौत नहीं आएगी, मेटामेरिज्म नहीं होती है। नोटोकॉर्ड में कोई समस्या नहीं आएगी, नोटोकॉर्ड नहीं होती है। डन 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 करो, डन 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 करो। अब बेटा ना मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के ये समझाने की कोशिश करूंगी कि इन्हें स्पाइनी स्किन्ड क्यों बोला जाता है। तो स्पाइन जो इनकी बॉडी में है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। और एनसीईआरटी ने एक चीज दी हुई है कि इनके पास एक एंडोस्केलेटन होता है जो कि होता है कैल्शियम का बना हुआ, कैलकेरियस ऑसिकल्स। तो वो समझाने के लिए मैं थोड़ा बताऊंगी आपको। पता है बेटा एकाइनोडर्मेटा में ऐसे कैलकेरियस ऑसिकल्स, जैसे मेरे पास मतलब क्या, कॉर्डेट्स में एंडोस्केलेटन होता है ना, हमारा एंडोस्केलेटन क्या है, हमारा बोन। तो इनको हमारा बहुत करीबी माना जाता है। एकाइनोडर्म्स को ना कॉर्डेटा फाइलम के बहुत करीबी रखा जाता है। करीब क्यों रखा जाता है, क्योंकि जैसे अपने पास एंडोस्केलेटन होता है जो हमारी बोन्स है, वैसे ही बेटा इनका एंडोस्केलेटन भी बोनी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें, जो कैल्शियम के बने होते हैं, जिनको बोला जाता है कैलकेरियस ऑसिकल्स। इसीलिए इनमें और हमें थोड़ा सा क्लोजनेस मानी जाती है, ठीक है। समझ आ गई बात? यस, ठीक है, यहां तक तो हो ही चुका होगा। तो थोड़ा सा ना मैं इसका डेमो क्या देती हूं बेटा, थोड़ा सा मैं इसकी स्पाइनी स्किन को और एंडोस्केलेटन को एक्सप्लेन करती हूं। आप जनरल कैरेक्टर्स के ही आगे लिखिए। दे हैव एन एंडोस्केलेटन, they have an endoskeleton made of calcium called calcareous ossicles, ठीक है। अब जैसे कि बेटा अगर आप इनकी बॉडी की लेयर्स को देखो, अगर आप इनकी बॉडी की लेयर को देखो, जैसे कि ये इनकी आउटर बॉडी लेयर है जिसे हम बोल रहे हैं क्यूटिकल, आउटर बॉडी लेयर होती है। आपको ये सारी लेयर्स के वैसे नाम याद नहीं रखने हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं है। फिर इनकी स्किन की एक लेयर है जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है अबव, above dermis the layer is epidermis। जैसे कि मैं कह रही हूं इनकी बॉडी की वॉल मैं बना रही हूं, अरे भाई इसे मैंने बोला इनकी बॉडी में सबसे बाहर वाली जो लेयर है क्यूटिकल, जैसे आपने अर्थवर्म में पढ़ा था ना, मॉइस्ट क्यूटिकल होता है आउटर कवरिंग, ठीक है। फिर ये मैंने ब्लू वाली लेयर दिखाई बेटा कि इनकी एपिडर्मिस है, और मैंने जो व्हाइट वाली लेयर दिखाई ना एपिडर्मिस के नीचे, ये है डर्मिस। तो इनके डर्मिस में बेटा कुछ कैल्शियम के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है, ये रहे, ये दीज आर कैल्शियम के बने हुए स्ट्रक्चर्स जो इनका एंडोस्केलेटन होते हैं, जिसको बोला जाता है कैलकेरियस ऑसिकल्स। कैल्शियम के बने हुए ऑसिकल्स, जैसे हमारे पास एंडोस्केलेटन हमारे बोन्स का बना होता है, इनके पास कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं। और बेटा इन्हीं के ऊपर एक्चुअल में इस तरीके से इनकी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्पाइनी स्किन एनिमल्स बोला जाता है। तो ये डर्मिस से कैलकेरियस ऑसिकल्स के ऊपर से बेटा ये स्पाइन निकले होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें स्पाइनी स्किन एनिमल बोला जाता है। कोई दुखदर्द समस्या, कोई दुखदर्द समस्या? ऑफ कोर्स बेटा बनानी है, ऑफ कोर्स। अरे भैया बनानी है, बनानी है, ये बनाना है भैया। जितनी देर तुम लिख रहे हो उतनी देर में तुम्हारा बन जाता बाबू साहब। डन डनाडन डन करो जल्दी से, जल्दी से डन डनाडन डन करो एवरीबॉडी, जल्दी से डन डनाडन डन करो एवरीबॉडी।
और हो जाए तो बताना, हो जाए तो बताना, ठीक है? डन। अब जो बच्चे बेटा ये कह रहे थे कि बनाना है नहीं बनाना है, वो तो अभी तक भी बना ही रहे होंगे। तो इसीलिए बेटा स्पाइनी स्किन एनिमल, ऐसे लग रहा है कि स्पाइन है बॉडी के ऊपर, तो ये बॉडी की सबसे आउटर लेयर मैंने बनाई है क्यूटिकल, ये इनकी मैंने बॉडी की वॉल बनाई है ना, तो सबसे आउटर वॉल तुम्हें दिख रही है बेटा क्यूटिकल, फिर उसके नीचे एपिडर्मिस, और डर्मिस वाले लेयर में कैल्शियम के बने हुए स्ट्रक्चर्स है जिन्हें तुम कैल्केरियस ऑसिकल्स बोल रहे हो, उनके ऊपर से ये स्पाइन निकली होती है, जिसकी वजह से इन्हें स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोला जाता है। डन हो गया ना? अब हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, इसकी फिजियोलॉजी। अब इसकी हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, फिजियोलॉजी, ठीक है? अच्छा, कोई अगर बीच पे गया होगा कभी, बाई चांस तुम्हें ऐसा सौभाग्य मिला होगा, तो तुमने क्या बीच में कभी बेटा, कभी क्या आप लोगों ने स्टारफिश को देखा है? स्टारफिश बेटा इस फाइलम से बिलोंग करती है, क्या आपने कभी स्टारफिश देखा है? बहुत आसानी से दिख जाती है, वैसे बहुत आसानी से दिख जाती है, अगर तुम कभी जाओगे तो आगे कभी देख लेना, वेरी इजीली बेटा दिख जाती है, ठीक है? वेरी इजीली। एनीवे, अच्छा मुझे कोई एक चीज बताएगा बच्चों, मुझे कोई एक चीज बताएगा, क्या आपको याद आ रहा है मैंने एक वाटर कैनाल सिस्टम जैसा एक नाम बताया था? मैंने एक वाटर कैनाल सिस्टम जैसा एक नाम बताया था जब मैंने पॉरीफेरा पढ़ाया था, जब मैंने पॉरीफेरा पढ़ाया था। सिर्फ पिक्चर में देखी है, डिस्कवरी में देखी है? डिस्कवरी में देखना बेटा, बहुत सुंदर स्टारफिश, स्टारफिश के ना, स्टारफिश का एक जैसे इनके पास एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वेरी गुड। और मैंने आपसे कहा था कि वाटर वैस्कुलर के नाम में और वाटर कैनाल के नाम में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे उनके पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम, अपने पास होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अपने पास नहीं होता है, इनके पास होता है। इनके पास होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम और पॉरीफेरा के पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो बेटा पता है स्टारफिश को भी देखोगे ना, बहुत इजीली तुम्हें ना वाटर वैस्कुलर सिस्टम में ट्यूब फीट नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं लगेगा क्योंकि तुमने देखा नहीं है, बट अगर तुम्हें अंदर क्यूरियोसिटी है तो तुम डिस्कवरी के वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। इतनी फास्ट उनके ना आर्म्स में मूवमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू पानी बह रहा होता है। तो ट्यूब फीट नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। बट एनीवे मैं उस जगह पे जा नहीं रही हूं, उस दिशा में नहीं जा रही हूं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ बेटा क्या दिया हुआ है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम दिया हुआ है, जो इन फाइलम की खास बात होती है। अब देखो वाटर कैनाल सिस्टम क्या क्या कर रहा था। वाटर कैनाल सिस्टम खाना लेके आ रहा था, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू बेटा एक्सचेंज ऑफ गैस भी हो जा रहा था, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू बेटा क्या हो रहा था, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं है, फूड का बेसिकली प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा था अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रॉपर रिमूवल हो रहा था, और गैमीट का ट्रांसफर भी हो रहा था, दैट वाज ट्रांसफर ऑफ गैमीट। अब देखो एकाइनोडर्मेटा में भी ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकते हैं, सर्कुलेशन में हेल्प कर सकते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। तो ये बात याद रखनी है, पॉरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम जैसे कि डाइजेशन करवा रहा था, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लेकिन रिप्रोडक्शन करा रहा था, वैसे ही वाटर वैस्कुलर सिस्टम डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन करा सकता है, पर कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कराता, नो रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पर ये लोकोमोशन में इनके हेल्प करता है, लेकिन ये यहां पर किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन। तो क्या पॉइंट बेटा डिफरेंट हो गया कि इंस्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन दे हेल्प इन लोकोमोशन। ये इनमें ऑफ कोर्स बेटा पॉरीफेरा तो लोकोमोशन करते ही नहीं थे ना, पॉरीफेरा तो लोकोमोशन करते ही नहीं थे ना, वो तो क्या थे, सेसाइल, याद आ रहा है, जहां है वहीं स्थगित हैं, समझ आ रही है बात, वो हिलते डुलते ही नहीं थे, लेकिन ये लोकोमोशन करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से। डन 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 डन। तो मैं पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिख रही हूं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक चीज एनसीईआरटी ने दी हुई है कि इनका माउथ जो होता है दैट इज लोकेटेड ऑन अपर साइड, जिसको बोला जाता है वेंट्रल साइड।
इनका मुंह जो होता है वेंट्रल साइड पर होता है एंड एनस जो होता है वो डॉर्सल साइड पे होता है. एनस इज लोअर, दैट इज डॉर्सल. ये पूछेंगे सवाल में कि डॉर्सल साइड पे माउथ या वेंट्रल साइड पे माउथ. ठीक है, अब बेटा देखो हमारा भी माउथ कहां पे प्रेजेंट है, हमारा भी अगर देखा जाए तो हमारा ये वेंट्रल साइड होता है ना, तो तुम ऐसे याद रख लो ये बड़े क्लोज रिलेटिव है अपने. ठीक है, अपने बड़े क्लोज रिलेटिव, क्या बहुत ही क्लोज है, अपने से बहुत क्लोज है कॉर्डेटा से. ऐसे याद रख सकते हो, अपना भी तो मुंह इसी साइड पे ना, वेंट्रल. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया है लोअर. हाँ सॉरी, ये उल्टा लिख दिया है ना, अपर और लोअर उल्टा लिख दिया. कोई नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, अब करेक्ट है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है कि हाँ अभी करेक्ट है ना. ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लो कि अपना भी माउथ कौन से साइड है, वेंट्रल, तो इनका भी वेंट्रल, दैट इज द लोअर साइड, और एनस इज ऑन द अपोजिट साइड, जिसे बोलते हैं डॉर्सल साइड. ठीक है, दैट इज द अबव साइड. डन. ठीक है, ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन के लिए बेटा विद द हेल्प ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इनका एक्सक्लूसिव बेटा फीचर है. वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनका एक्सक्लूसिव फीचर है. सर्कुलेशन भी इसकी मदद से होता है, एक्सक्रीशन भी इसकी मदद से होता है. लेकिन एक सेकंड, सर्कुलेशन के लिए तो इनके पास आप लिख सकते हो प्रॉपरली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. आपने पढ़ा है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एकाइनोडर्मेटा एंथे का ई. और एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इनके पास टोटली एब्सेंट होता है, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली कहा है. तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है दैट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम. वेस्ट रिमूव्ड वाया वाटर वैस्कुलर सिस्टम. वाटर वैस्कुलर सिस्टम. ठीक है, डन. डन बच्चा पार्टी. यस, ठीक है. बात किसकी करें बच्चों, बात किसकी करें. नेक्स्ट हम इसमें बेटा लोकोमोशन लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, लोकोमोशन. और लोकोमोशन के लिए भी बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम कह सकते हैं. बच्चा पार्टी सो तो नहीं रहे हो. वाटर वैस्कुलर सिस्टम रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा बेटा. जैसे पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम रिप्रोडक्शन कर रहा था, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा. वहां पे वो लोकोमोशन नहीं कर रहा था, यहां पे ये लोकोमोशन कर रहा है. इजी. और अब बेटा देखो, जो कैरेक्टर्स मैं यहां पर रिप्रोडक्शन के लिए लिखूंगी, जो कैरेक्टर्स मैं यहां फर्टिलाइजेशन के लिए लिखूंगी, जो कैरेक्टर मैं यहां डेवलपमेंट के लिए लिखूंगी, आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे हेमिकॉर्डेटा के लिए. आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे बच्चों हेमिकॉर्डेटा के लिए. डन. नैन्सी बेटा अभिषेक को हाई बोलने से, पापा मम्मी ने अभिषेक को हाई बोलने के लिए तुम्हें यहां पे बेटा एडमिशन कराया है. हेलो अभिषेक कर रही हो जो, क्या मैडम यहीं पे बेटा हाय हेलो कर लिया करो. जीवन यहीं पे व्यतीत करना है क्या, अगले साल आना है, फिर उसके अगले साल आना है, फिर उसके अगले साल आना है, माँ बाप के पैसे बर्बाद करने हैं बस. ठीक है, चलो. डेवलपमेंट जितना तुम्हें चाहूं ना कि ना इग्नोर कर देती हूं, पर जब कमेंट्स देखती हूं ना तो विश्वास नहीं होता ये 16-16 साल के बच्चे हैं, इनको अकल नहीं है 1% भी. 1% की अकल नहीं है कि क्या कर रहे हैं. दुख होता है कि यहाँ पे गला फाड़ के टीचर बेटा मेहनत कर रहा है. हाँ, ये सब लिख के मैं इसको बेटा स्लाइड में पीपीटी में भी लिख के लेके आ सकती हूँ. कभी कोई बेटा मैं पीपीटी में कुछ लिख के नहीं लेके आती हूँ, सब मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, हैंड रिटन. ठीक है, ताकि आप मेरे साथ में लिखने की आदत डेवलप करें, आप मेरे साथ साथ नोट बनाएं. क्या मैं लिख के अपना टाइम सेव नहीं कर सकती, क्या मैं सिलेबस को जल्दी जल्दी भगा नहीं सकती लिख के लेके आके, पर नहीं करती हूं ताकि आपका फायदा हो. और यहां पे आप हाय नैन्सी हाय अभिषेक करते हैं. क्या बोला जाए यार. रिप्रोडक्शन में बेटा देखो जैसा भी है आप कॉपी पेस्ट करना, जैसा आप एकाइनोडर्मेटा के लिए कर रहे हो वैसा ही आप हेमिकॉर्डेटा के लिए करना. ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं. ठीक है, वैसे ही बेटा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और वैसे ही बेटा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जैक्ट सेम फॉर हेमिकॉर्डेटा, दैट्स इट. फिर एग्जांपल्स. ठीक है,
चलो बाकी बच्चे बेटा, कोई बाकी बच्चे नैन्सी या किसी और का नाम ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे। और एक बात बताओ, मैं कितनी बार बेटा, इंसान भी परेशान हो जाएगा, आप इसे नोट करो, कितनी बार बोल के आपके भले के लिए बोल रही हूँ ना। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे को गरियाओगे, मेरे को बोलोगे ये तो पागल टीचर है, ठीक है, ये तो मेरे को डांट रही है, कुछ भी बोल रही है, क्या करोगे मुझे? यही कर सकते हो ना बेटा, बुरा बुरा बोल सकते हो, बुरा समझ सकते हो, समझो मेरे को बुरा, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से बेटा मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकती ना। अगर मेरे को कोई गलत चीज दिख रही है तो मेरे को बोलना पड़ेगा एज ए टीचर, जो मेरा फर्ज है, वरना बेटा मेरे को फिर मेरा कर्म मेरा खुद ही खराब हो गया यार, ठीक है। डन हो गया यार, चलो छो यार, छो मटे आओ, ठीक है। चलो करे पढ़िया बोल रही हूँ, पढ़ाई करें आगे। डन हो गया एवरीबॉडी, यस। तो ये बेटा क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स करें फिर। तो बेटा ये चीज इनमें स्टार मार्क कर लेना कि दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम, दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये इनका एक्सक्लूसिव फीचर है, दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बाकी बच्चों का आप कंपटीशन खत्म मतलब कम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है, पढ़ने वाला बच्चा तो खुश होगा कि करो भैया और करो और करो, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल्स लिखें, एग्जाम्पल्स, चलो लेट अस राइट द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, एस्टेरिस, दैट इज स्टारफिश, जो सबसे कॉमनली आपने देखा होगा, ठीक है। देन एकाइनस, दिस इज कॉल्ड एज सी अर्चिन। देन बेटा कुकुमारिया, दैट इज सी कुकुम्बर, इसके तो नाम से बेटा पता चल रहा है इसका कॉमन नेम क्या होगा। देन बेटा ओफियूरा, ओफियूरा इज ब्रिटल स्टार। डायग्राम ना बेटा इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, तो डायग्राम जरूर देखना एनसीईआरटी का। देन एंटीडॉन सी लिली, एंटीडॉन सी लिली, ठीक है, यस। देखा है सी कुकुम्बर, वेरी गुड। पता है किसके नाम में बेटा कंफ्यूजन होती है, इसके और इसके नाम में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो मैं पहले से बता रही हूं कि किन के नाम में कंफ्यूजन होती है, ताकि बाद में ना जब पेपर आए ना तो एक्चुअल में कंफ्यूज ना हो। आप खुद बेटा तरीका निकालो कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। लाइक बेटा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि हर चीज की ट्रिक नहीं होती है ना बेटा, मैं तुम्हें ट्रिक दे दूं और फिर तुम ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनाओ तो समस्या आ जाएगी, ठीक है। चलो डन कर लिया। मैं तो बहुत ही एक बेकार तरीके से याद रखती हूं कि मेरे से कभी कंफ्यूजन ना हो कि ओफियूरा सी लिली नहीं है। मैं ऐसे याद रखती हूं कि ये डॉन है और डॉन को मैंने लिली दिया है, ठीक है। तो तुम्हें अगर ऐसे याद रख सकता है तो बहुत अच्छी बात है। डॉन को मैंने लिली दिया है तो जो डॉन है वो लिली है, ठीक है। डन एवरीबॉडी। मतलब मैं तो बहुत ही बेटा गंदे ट्रिक्स बना के अब खुद लर्न करती थी, ठीक है। और मैं ज्यादा बनाती भी नहीं थी, मैं कोशिश करती थी कि ऐसे याद हो जाए, जहां ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो ये एस्टेरिस बनाया हुआ है, ये ओफियूरा बनाया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आए तो ये स्टारफिश मत लेबल कर देना। दिस इज बेटा व्हाट, दिस इज ओफियूरा। आई थिंक अब आप नहीं भूलेंगे, जिस हिसाब से आप हंस रहे हैं आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। हाँ, these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, hence the name is called as echinodermata spiny bodied। देखो इन्होंने तो कैल्शियम ऑसिकल्स की वजह से बता दिया, बट उस कैल्केरियस ऑसिकल्स के ऊपर से स्पाइन निकले होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोला जाता है। मरीन होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट एकाइनोडर्मा रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल। नीट 2023 में ये सवाल आया था। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स, ठीक है।
डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, माउथ ऑन द लोअर या फिर वेंट्रल साइड and anus on the upper side या dorsal side. Most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, जो locomotion में help कर रहा है, transport of food में help कर रहा है, respiration में help कर रहा है. Excretory system इनके पास नहीं होता, unisexual होते हैं, sexual reproduction होता है, external fertilization होता है, indirect development होता है, इसीलिए इनमें लार्वा होता है. Done? ठीक है? Done, done and done. The last non-chordate बेटा जो बचा हुआ है, जो बहुत छोटा सा फाइलम है, that is phylum Hemichordata. That is phylum Hemichordata. ठीक है? Yes अंशिका, yes 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 everybody. स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें. phylum Hemichordata. तो देखो इनके जीवन में बेटा काफी सारे बदलाव आए. इनको बेटा कोई भाव नहीं दे रहा था इस फाइलम को. कभी इनको बेटा ये थे थाली के बैंगन, कभी इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं, कभी इनको बोलते हैं ये कॉर्डेट हैं, कभी इनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट हैं, कभी यहां कभी वहां. तो ये डोलते रहते थे बेटा जीवन भर. फिर इनको पहले इनको कॉर्डेटा के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया. फिर बेटा क्लासिफाई करने के बाद इनको ध्यान आया अरे ये तो कॉर्डेटा है ही नहीं. जब आज ही मैं आपको कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन भी दूंगी तो आप देखोगे कॉर्डेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा. कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था नोटोकॉर्ड. ठीक है? कई ऐसे दोस्त भी नहीं होते बेटा, कई ऐसे दोस्त होते हैं. देखो मैं बताती हूं. देखो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जिनकी सबसे बनती है, एक जिनकी कुछ लोगों से बनती है, सबसे नहीं बनती. अब देखो एक सपोज बेटा 4 लोगों का ग्रुप है ना, और उसमें 3 लोगों की किसी से नहीं बनती है और से, लेकिन उसमें एक बंदा है जिसकी इन तीनों से तो बनती है, और इन तीनों की जिनसे नहीं बनती है ना, इस बंदी की उससे भी बनती है. अब ये बेटा डोलता रहता है, कभी इस ग्रुप में जाऊं कि यहां जाऊं, कि यहां जाऊं कि वहां जाऊं. दोनों ग्रुप में बेटा डोलता ही रहता है, ये बच्चा फंस जाता है. ठीक है? ऐसे व्यक्ति होंगे आपके जीवन में और उनके साथ बड़ा बुरा होता है बेटा. या तो बेटा ऐसा तो बनना ही नहीं चाहिए जो दोनों ग्रुप का हिस्सा हो. बेटा एक नाव में इधर पैर है, एक नाव में इधर पैर है, बंदा डूब ही जाएगा. ठीक है? तो हेमिकॉर्डेटा भी पहले बेटा ऐसे डोल ही रहा था. इसके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिला था जिसको कि पहले के टाइम पे नोटोकॉर्ड माना जाता था. माना क्या जाता था, ऐसा लगता था कि ये नोटोकॉर्ड है, तो इसको नोटोकॉर्ड समझ के इससे पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंदर बेटा क्लासिफाई कर दिया कि भैया ये कॉर्डेटा के अंदर क्लासिफाइड है. फिर इनको पता चला कि जो स्ट्रक्चर हमें इनके अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिला था वो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है, वो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है. तो फिर वो स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में स्टडी की गई, तो फिर पता चला कि हेमिकॉर्डेटा को हम सेपरेट फाइलम में प्लेस करेंगे, ना कि इसे कॉर्डेटा के अंदर क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि इसके पास कॉर्डेटा जैसा नोटोकॉर्ड नहीं होता है. ठीक है? चलो मैम सबके साथ ऐसा होता है? नहीं यार, सबके साथ कतई नहीं होता है भैया. मेरे बहुत ऐसे दोस्त थे जो ऐसा नहीं था जिनकी सबसे बनती है, बिल्कुल नहीं. तो मैं इसके बारे में क्या लिख रही हूं, अर्लियर देवर, मेरे साथ साथ लिखो, अर्लियर देवर क्लासिफाइड, अर्लियर देवर क्लासिफाइड अंडर फाइलम कॉर्डेटा, अंडर फाइलम कॉर्डेटा, but due to a rod-like structure which they thought was similar to notochord, but later they found this structure to be different from notochord, different from
नोटोकॉर्ड, अरे भाई डिफरेंट फ्रॉम नोटोकॉर्ड, एंड नेम्ड इट स्टोमोकॉर्ड। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया बच्चों स्टोमोकॉर्ड, नेम्ड इट स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, हेंस हेमिकॉर्डेटा प्लेस्ड अंडर सेपरेट फाइलम, हेमिकॉर्डेट प्लेस्ड अंडर सेपरेट फाइलम। अगर आप बेटा इनकी बॉडी को डिवाइड करना चाहोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अच्छा इनको पता है बेटा क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टंग वर्म्स। इनको कॉमनली क्या बोला जाता है? टंग वर्म्स। और इनके जो दोनों एग्जाम्पल है, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इसके जो दोनों एग्जाम्पल है उनके दोनों के कॉमन नेम इन्होंने टंग वर्म्स दिए हैं। भाई इतना सारा, अरे भाई रिद्धि, ओ मेरी रिद्धि, लिखना तो पड़ेगा भाई। हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैम इज दिस हिस्ट्री? नोट्स लिखाओ तो प्रॉब्लम, नोट्स ना लिखाओ तो प्रॉब्लम, तुम्हें लिखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम। अरे करे तो क्या करें? मैम आपने बता दिया, आपने लिखाया नहीं। मैम आपने इतना सारा लिखा दिया, ये हिस्ट्री तो नहीं है। अरे भाई जीवन में खुश रहना सीखो। क्रिब क्रिब क्रिब, कितना क्रिब करोगे भाई? एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो। पढ़ाई को अगर एंजॉय नहीं करोगे और इतनी मौत आएगी। अरे मेरे को 8 घंटे की सर्जरी करनी है, मैं तो 2 घंटे में निपटा दूंगा। तुम ऑपरेशन भी निपटा देना और बंदे को भी निपटा देना बेटा, ठीक है? हाँ, तो इनको बेटा क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टंग वर्म्स। इनको टंग वर्म्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी आप देखोगे इनके दोनों एग्जाम्पल्स का नाम ना बेटा टंग वर्म ही है। बेलानोग्लॉसिस को भी टंग वर्म बोलते हैं, और इनके क्या बोलते हैं, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है सैकोग्लॉसिस, उसको भी टंग वर्म बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा क्या है ना कि इसकी जो बॉडी है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इसका जो प्रोबोसिस और कॉलर होता है उसका पूरा शेप जो है टंग के शेप में है, इसीलिए इसको टंग वर्म्स बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ चलो, तो इनकी बॉडी को बेटा हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलो कितने पार्ट्स में? प्रोबोसिस, नहीं नहीं मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। हाँ, किसने इनको डांट लगाई? इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने प्यारे बच्चे कहाँ मिलेंगे मैम? कहाँ मिलेंगे मैम? आपको तो भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको हम मिले। बढ़िया ही आप। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक को बनाए बच्चों। देखो सुंदर सा एक डायग्राम बनाओ, छोटा सा बनाओ, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड दिस इज देयर ट्रंक। ठीक है, चलो प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, कॉलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बच्चों ट्रंक। ठीक है, डन कर लो बच्चों, डन कर लो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बाद बेटा, जनरल कैरेक्टर्स बेटा इसके बाद। ठीक है, डन 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 कर लो बच्चों। रॉकेट लग रहा है एक बच्चे को, ये रॉकेट लग रहा है। हाँ कह सकते हैं। डन 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 कर लो। एक्चुअल में ना बेटा इस जगह पे वो स्टोमोकॉर्ड होता है, इस जगह पे स्टोमोकॉर्ड होता है। फिर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो खुद से लिख सकते हो ना बच्चों। जिनका हो गया है वो लिखना स्टार्ट करो, जिनका हो गया बेटा वो लिखना स्टार्ट करो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका डन हो चुका है ना वो लिखना स्टार्ट करो। हिस्ट्री कॉपी कर ली है ना बेटा तुमने इसकी? हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉपी कर ली ना ऊपर वाली? चलो डन 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 एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन। चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करें। चलो
आप बेटा खुद से लिखिए, मैं भी खुद से लिखूंगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं बच्चों। इसमें भी हैबिटेट तो तुम्हें पता ही है बच्चों, क्या होगा हैबिटेट, हैबिटेट तो तुम्हें पता ही है ना। नंबर 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 बॉडी प्लान, नंबर 4 सिमेट्री, नंबर 5 जर्म लेयर, नंबर 6 सीलोम, नंबर 7 मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन, नंबर 8 नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड पे टिक मत लगा देना, ठीक है, डन। जनरल कैरेक्टर्स भी लिख लिया दीपू बेटा, वेरी गुड यार, शानदार। बहुत सारे बच्चे इसे ऑलरेडी कर चुके होंगे। एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ और सिर्फ समुद्री प्राणी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। बॉडी प्लान कैसा है बेटा, बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। सिमेट्री बेटा ऑफ कोर्स बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। जर्म लेयर बेटा ऑफ कोर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सीलोम, यू सीलोम, सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। इसे नोट कर लो एक बारी बच्चों, एक बारी इसे नोट कर लो। यस, एक सेकंड देना बेटा मेरे को, एक सेकंड। यस एवरीबॉडी, अब हम क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली एक कॉल आया था, वापस से कॉल आएगा, कोई बात नहीं, कॉल ले लेंगे, ठीक है। एक डिलीवरी आई है, ठीक है। चलो अब हम बेटा क्या करते हैं, जनरल कैरेक्टर्स के बाद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजी इसकी करते हैं बच्चों। तो इसकी फिजियोलॉजी में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, नंबर 1 बेटा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तो बेटा रट चुका है तुम्हें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, अरे भाई कौन सा कलर आ गया, ये ग्रे कलर, ठीक है। हाँ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर बेटा हमें क्या करना है, नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास होते हैं बेटा गिल्स, ये गिल्स की मदद से रेस्पायर करते हैं, बहुत क्लियरली एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। देन बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑफ कोर्स एंथे में H स्टैंड्स फॉर हेमिकॉर्डेटा, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो कितना आसान आसान है सारा, ठीक है। फिर बेटा नंबर 4 आप याद रखो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए भी एनसीईआरटी ने दिया है बच्चों कि इनके प्रोबोसिस वाले एरिया में एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। तो प्रोबोसिस ग्लैंड से बेटा क्या होती है इनकी एक्सक्रीशन, प्रोबोसिस ग्लैंड। और बेटा बाकी सारे कैरेक्टर्स तो आप खुद से लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, क्या आप ये सारे कैरेक्टर्स बेटा खुद से लिख सकते हैं, बिकॉज ये सेम टू सेम बेटा एकाइनोडर्मेटा जैसा है, ये सेम टू सेम एकाइनोडर्मेटा जैसा है, ठीक है। जल्दी करो, यस खुद से लिखो। और 2 ही एग्जांपल है, बेलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, फिर हमारा नॉन कॉर्डेट पूरा फिनिश हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल, वो भी सेक्सुअल थे, ये भी सेक्सुअल, वो भी यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल,
ठीक है, ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू लार्वा. इट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक एकाइनोडर्म्स, लाइक एकाइनोडर्म्स. ठीक है, डन, इजी है, लिख लिए मैम, बहुत शानदार यार, लिख लिया तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है. एग्जाम्पल्स दो ही है बेटा, बिलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस. बिलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस दोनों को बोला जाता है टंग वर्म्स, दोनों को बोला जाता है टंग वर्म्स, बोथ कॉल्ड टंग वर्म्स. डन 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 हो गया. कोई भी बेटा दुख दर्द समस्या है मुझे बताओ. एनी प्रॉब्लम टिल हियर, आप मेरे को बताइए. हाँ, यस, कोई समस्या बच्चों? हो गया, ठीक है. मैं साइड हो जा रही हूं, मैं साइड हो जा रही हूं, आप लिख लो. मैं साइड हो जा रही हूं, आप लिख लो. ठीक है, डन, ऑल डन. सैकोग्लॉसिस एंड बेलानोग्लॉसिस, नो समस्या. एक बच्चा कह रहा है ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है. दुख खत्म करने के लिए मेहनत लगेगी ना. ठीक है, अब एक बारी क्या हम बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करें, एनसीईआरटी की रीडिंग करें. ये एनसीईआरटी में छवि दी हुई है बेटा. ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो कई एनसीईआरटी में पहले से बता दे रही हूं, कई एनसीईआरटी में इसको कॉलर दिया हुआ है, कई एनसीईआरटी में इसको कॉलर दिया हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने इसको कॉलर लिखवाया हुआ है. दो एनसीईआरटीज है बेटा, दोनों में अलग अलग प्रिंटिंग है, क्योंकि कई साल से हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो जो हमने बनाया है वो सही बनाया है, उस पर कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अब देखो, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, जिसकी अकॉर्डिंग टू यू हमने बेटा हिस्ट्री लिखी है पूरी. ठीक है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स, तभी तो टंग वर्म्स बोलते हैं. ठीक है, इनके कॉमन हम एनसीईआरटी में दिए नहीं है. एनीवे, मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चों. ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट होता है, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं. बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल है और 3 पार्ट्स होते हैं इनके, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्सेस यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. रिप्रोडक्शन इसमें दिया नहीं हुआ है, एनसीईआरटी ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, बट रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल है. आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक सेकेंड वेट करो, एक सेकेंड वेट करो. अब मैं आपको पहले तो ये बताती हूं, क्योंकि आज ही मैं आपको नहीं बता दूंगी कि टेबल बनानी कैसे है. ठीक है, मतलब मैं आज ही बनाऊंगी नहीं, आज तो मैं आपको होमवर्क दूंगी कि आप ये टेबल बनाओ, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, और मैं कल आपको वो टेबल बनी बनाई प्रोवाइड करवाऊंगी, मैं लेके आऊंगी. बट आप खुद से अगर मेहनत कर सकते हो तो आप करो. जैसे आपने बेटा, ये आपका होमवर्क होगा. ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क. अच्छा, रूडिमेंट्री का क्या मतलब है? रूडिमेंट्री का मतलब होता है जिसका अभी कोई काम नहीं है, जिसका पहले फंक्शन हुआ करता था, अब कोई फंक्शन नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ रूडिमेंट्री. जैसे कि बेटा हमारी आंखों के ये कॉर्नर पे एक रेड कलर का टिश्यू दिखता है, दैट इज ऑल्सो रूडिमेंट्री. हमारे पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तो नहीं होती है, हम मछली के जैसे डुपुक डुपुक तो नहीं करते हैं बेटा, है ना. हम तो वो पहन लेते हैं अगर हमें स्विमिंग करनी होती है. तो हमारे पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का रूडिमेंट्री मतलब पहले फंक्शनल हुआ करता था हमारे एंसेस्टर्स में, अब हमारे में फंक्शनल नहीं है. ठीक है, रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस होने को बोलते हैं रूडी. ठीक है, एंड नॉन फंक्शनल नाउ, वेस्टिजियल काइंड ऑफ. ठीक है, अब बेटा देखो मैं क्या बता रही हूं ना, एक टेबल बनाना, ये आपका होमवर्क है. इसमें आप क्या करना, जैसे कि आपने लिखा बेटा पॉरीफेरा से लेकर आप हेमिकॉर्डेटा तक यहां लिखेंगे, और आप फिजियोलॉजिकल सारे कैरेक्टर्स लिखेंगे. अगर किसी में वो कैरेक्टर मेंशन नहीं है तो आप उसको छोड़ दो. फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम,
फिर आप लिखोगे एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आप लिखोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर आप लिखोगे नर्वस सिस्टम, फिर आप लिखोगे लोकोमोशन, फिर आप लिखना बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स, फिर आप लिखना बेटा रिप्रोडक्शन, फिर आप लिखना बेटा फर्टिलाइजेशन, और फिर आप लिखना डेवलपमेंट। आप चाहो तो एग्जाम्पल्स के लिए भी लिख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे इसमें आएंगे नहीं। तो आप इस तरीके से टेबल बनाओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी। अब सपोज बेटा किसी में मैंने लोकोमोशन नहीं लिखवाया तो उसमें आप सीधे क्रॉस कर दो, सीधे आप उसमें क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैरेक्टर्स हमने नोट्स में लिखे हैं, जो कैरेक्टर्स एनसीईआरटी में लिखे हैं, आप वही चीज करोगे। क्या आपको समझ आया बेटा? क्या आपको समझ आया कि आपको बनाना कैसे है? ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, आई विल हेल्प यू ऑल। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि मैं जो कल लेके आऊंगी उससे बेटा आप चीटिंग करके कॉपी पेस्ट कर लो। अगर आप इतनी मेहनत खुद से नहीं करोगे बेटा तो मेहनत करने की आदत नहीं आएगी आपके अंदर। सो इतनी मेहनत तो बच्चा कर सकता है बेटा कि सारे कैरेक्टर्स हम लिख चुके हैं, मैम ने बस एक होमवर्क ही तो दिया एक चार्ट में बनाने के लिए, ठीक है ना? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। सो दिस इज योर लिटिल बिट होमवर्क दैट यू आर गोइंग टू गिव। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yes, yes, everybody, yes, everybody. स्टार्ट करें? चलो, बहुत शानदार। अब बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? फाइलम कॉर्डेटा। बेटा एनर्जी है ना? एनर्जी है ना? कल तो हमारा बेटा टाइम बहुत वेस्ट हुआ था, आज हमारा टाइम अच्छे से यूटिलाइज हुआ है। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए बेटा। अभी हाफ एन आवर की हमारे पास क्लास रहती है और हम काफी कुछ बेटा कॉर्डेटा का स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज फाइनली बेटा, और कॉर्डेटा बहुत छोटा है, इस चैप्टर का 75% जो पार्ट है वो नॉन कॉर्डेट है और सिर्फ 25% जो है वो कॉर्डेट है, तो काफी छोटा पार्ट है। बट मेरा इस चैप्टर का वन ऑफ द फेवरेट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद कॉर्डेटा है, ठीक है? एंड आई थिंक आपका भी होगा, ठीक है? यस, चलो बहुत ही बढ़िया। स्टार्ट करते हैं बच्चों फाइलम कॉर्डेटा, जिस फाइलम में आप और मैं बिलोंग करते हैं। पर आप तो सपोलाज हैं बेटा, लेकिन मैम सपोलाज भी कॉर्डेट्स में ही आते हैं। चाहे सपोला हो, चाहे पापा की फरी या पापा का फर्रा हो, ठीक है, या फिर इंसान हो बेटा, सारे लोग बेटा कॉर्डेटा फाइलम के अंडर आते हैं। मछली से लेकर, मेंढक से लेकर, सांप से लेकर, चिड़िया से लेकर, परियों से लेकर, परों से लेकर, व्यक्ति से लेकर, सारे फाइलम कॉर्डेट के अंदर आते हैं। पर मैम कॉर्डेटा के अंदर किसी भी एनिमल को क्लासिफाई अगर हम करते हैं तो मैम उसके अंदर ऐसे क्या फीचर्स होने चाहिए कि वो कॉर्डेटा के अंदर क्लासिफाई हो जाए, ठीक है? तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? सो हम उस चीज को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है? हम सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे कि आप किसी एनिमल को अगर कॉर्डेट बोलते हो तो हाउ यू कैन क्लासिफाई दैट एनिमल अंडर फाइलम कॉर्डेटा, व्हाट शुड बी द फीचर। तो बेटा एनसीईआरटी ने ना एक ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है, एक बार जरा देखो। एक कॉर्डेटा का ये एक छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है बच्चों, राइट? एक छोटू सा ये डायग्राम दिखाया हुआ है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, देखो बात तो मैं बताऊंगी ही, और वो बात ये है बेटा, जब अगर तुम 12वीं कक्षा में पहुंच गए पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके, तब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इवोल्यूशन, है ना? क्या आप ये जानते हैं बच्चों कि एक इवोल्यूशन का एक पैटर्न रहा है, जैसे कि ना फिश से आगे जाके एम्फीबियंस बने। अगर आपको ये थोड़ा बहुत पता है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, अगर आपको पता है तो फिश आगे जाके एम्फीबियंस बने, फिर एम्फीबियन से आगे जाके बेटा रेप्टाइल्स बनते हैं, फिर रेप्टाइल्स से आगे जाके एव्स और मैमल्स बनते हैं, ठीक है? इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। ऑफ कोर्स बेटा किसी एनिमल से कोई और एनिमल आया, फिर किसी और एनिमल से इवॉल्व होकर कोई और एनिमल आया, फिर किसी और एनिमल से बेटा कोई और एनिमल आया, राइट? इसी तरीके से होता है ना बेटा, इवॉल्व होते जाते हैं हम, है ना? अब आप सोचो, ऑफ कोर्स मैं भी कभी कभी ना सोचती हूं कि भाई कितने इंटेलिजेंट बेटा लोग रहे होंगे जिन्होंने ये रिसर्च किया होगा। हमें इतना पढ़ने पढ़ाने में मौत आ जाती है, उन लोगों ने क्या रिसर्च की होगी बेटा, कितनी गहरी। देखो कि कैसे पता चलता है कि भाई फिश से आगे जाके एम्फीबियंस आए, या एम्फीबियन से आगे जाके रेप्टाइल आए, या उनसे आगे जाके कोई आए।
कौन किससे आया ये कैसे पता चला? तो ये जो एक डायग्राम दिखाया हुआ ना बेटा, जैसे अगर आप एक मछली का एम्ब्रियो देखो और आप एक रैबिट का एम्ब्रियो देखो, आप एक टॉर्टोइस का एम्ब्रियो देखो, आप किसी बर्ड का एम्ब्रियो देखो, सबके एम्ब्रियो, चाहे आप फिश का एम्ब्रियो देखो, एम्फीबिया का एम्ब्रियो देखो, या रेप्टाइल का देखो, या एव्स का देखो, मैमल्स का देखो, अगर आपके सामने चारों के एम्ब्रियो रख दिए ना बेटा, आप एम्ब्रियो को देख के कभी नहीं बता पाएंगे कि ये मैमल वाला है, ये एम्फीबियंस का है, ये रेप्टाइल का है, या ये किसी और का है। सारे कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। एडल्ट तो सबके अलग अलग है ना, अब मैमल्स अलग दिखते हैं, फिर रेप्टाइल्स अलग दिखते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ अगर आप सबकी देखोगे तो उनमें काफी सारी सिमिलैरिटी दिखती है। और ये जो एक्चुअल में बनाया हुआ है ना बेटा, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ को रिप्रेजेंट किया है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ को रिप्रेजेंट किया है। ये आप आगे जाके ना बेटा क्या पढ़ोगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब आप इवोल्यूशन में बेसिकली ये चीज पढ़ने वाले हो। और इवोल्यूशन में जब आप ये चीज पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है बेटा, आप रिलेट कर पा रहे हो ना, आपके सर के ऊपर से तो नहीं जा रहे ना। मैं 12th क्लास का कोई एक कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, 10वीं में था ना, ऐसा तो कुछ महान तो नहीं बता रही हूँ ना कि आपको नहीं समझ में आया, वरना मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, छोड़ दूंगी, डायरेक्ट टॉपिक पे ही आ जाते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री बता के तुम्हें थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो होता ही है ना बेटा कि सारे के एम्ब्रियो में इतनी जो सिमिलैरिटी है उसको देख के एक्चुअली में पता लगता है कि भैया इन सब की एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं सेम रही हो, ठीक है, इन सब की एंसेस्ट्री बेटा कहीं ना कहीं सेम रही होगी, ठीक है, कि कहीं ना कहीं फिश से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल आए, रेप्टाइल से एव्स आए, एव्स से मैमल्स आए। एम्ब्रियो में इतनी सिमिलैरिटी इसीलिए तो है भाई, लोगों में इतनी सिमिलैरिटी है क्योंकि इनकी एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं सिमिलर होगी। डिलीटेड था 10th में, ठीक है, चलो यार छड्डो जी, इतना ही बताना था वैसे मुझे, इसको ज्यादा बेटा दिल पे मत लेना, ठीक है। अब हम बेटा इसी कॉर्डेट की ना, जो भी एनिमल कॉर्डेटा में आते हैं उनका मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूं, उनकी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूं, जिससे कि मुझे उनके में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसकी एक जान पहचान हो। आपको ये डायग्राम बनाना है, मैं राइट साइड में डायग्राम बना रही हूँ और लेफ्ट साइड में लिखूंगी। आप नॉर्मल बेटा आप नोटबुक में ऊपर डायग्राम बनाओ, नीचे कैरेक्टर्स को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ साथ में बनाओ, आप मेरे साथ साथ में बनाओ। यहां पे मैं लिख दे रही हूं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। ये फिगर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप मेरे साथ साथ में बनाओ, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। मैं मॉड्यूल्स में बहुत एक्स्ट्रा गिवन है बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल सिर्फ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, दैट्स इट, नथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी यू विल रीड, नथिंग, ठीक है। चलो ये इसको मैं लेबल करती हूं बेटा, क्या, नर्व कॉर्ड। बेटा मुझे बताओ कॉर्डेट का नर्व कॉर्ड कैसा होगा, आपको मैंने नॉन कॉर्डेट का नर्व कॉर्ड बताया था ना, तो आपको कॉर्डेट का नर्व कॉर्ड तो पता होना चाहिए, फिर एग्जैक्टली उसके अपोजिट, एग्जैक्टली उसके अपोजिट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर उनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड था तो अपने पास क्या होगा, सिंगल डॉर्सल हॉलो, सिंगल डॉर्सल हॉलो, याद आ रहा है। उनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड था तो अपने पास क्या होगा, डबल वेंट्रल, सॉरी, उनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड था तो अपने पास होगा सिंगल डॉर्सल हॉलो, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इसको पहले बनाओ फिर मैं समझा रही हूं, इसको पहले बनाओ फिर मैं समझा रही हूं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये मैं बॉडी का डॉर्सल पार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये मैं डॉर्सल हिस्सा रिप्रेजेंट कर रही हूं और ये मैं नीचे की तरफ वेंट्रल हिस्सा बॉडी का रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। आपको इससे एटलीस्ट 1, 2,
3 और 4 कोऑर्डिनेट्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रही है। ठीक है, यस। आप पहले बेटा इसको लिखिए, फिर मैं आपको समझा रही हूं। ठीक है, डन 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 डन, एवरीबॉडी डन 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 डन, जल्दी करो। देखो एनसीईआरटी ने ना कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में एक टेबल बना के डिफरेंसेस किए हैं, मैं भी करवा दूंगी आपको, पर वो डिफरेंसेस एक्स्ट्रा ही लिखोगे, नोट्स की एक्स्ट्रा छपेंगे, बाकी बातें तो यही बताई हुई है। बेटा देखो, एक कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात तो बेटा डायग्राम्स में जो आप गलती करते हो पहले मैं वो बताती हूँ, अभी तो मजे मजे में बनाते हो, और जब आपको लेबलिंग के लिए पूछते हैं ना तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड है या नर्व कॉर्ड है। सबसे पहले ये गलती आप करते हो कि ये सबसे ऊपर वाला नर्व कॉर्ड होगा या नोटोकॉर्ड होगा। तो बेटा देखना एक बारी, ये डॉर्सल साइड है। एक्चुअल में नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दोनों ही डॉर्सल होते हैं, मतलब कोई भी बॉडी के वेंट्रल साइड पे नहीं प्रेजेंट है। इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट हो, दोनों ही बेटा बॉडी के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फिर भी कि डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ज्यादा डॉर्सल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, नर्व कॉर्ड। आप हमेशा क्या बोलोगे, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड इज द डॉर्सल मोस्ट, और इन दोनों के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा डॉर्सल है, ये भी डॉर्सल है, पर सबसे ज्यादा डॉर्सल क्या है, नर्व कॉर्ड। ठीक है, बोथ आर डॉर्सल स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर एक नॉन कोऑर्डिनेट होता तो उसमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, अगर कोऑर्डिनेट है तो सिंगल डॉर्सल हॉलो। ठीक है, अगर एक नॉन कोऑर्डिनेट है नो नोटोकॉर्ड, अगर एक कोऑर्डिनेट है सो दे हैव अ नोटोकॉर्ड, बट नोटोकॉर्ड कैन बी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। आज की डेट में तुम्हारे और मेरे पास नोटोकॉर्ड थोड़ी है बेटा, नोटोकॉर्ड आगे जाके मॉडिफाई हो गया या रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम हो गया, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। तो हम ऐसा कहते हैं शुड बी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही हो, इट्स ओके, कैन बी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। समझ आ गई बात। और एक नॉन कोऑर्डिनेट तो बेटा इसीलिए नॉन कोऑर्डिनेट है क्योंकि उसके पास है ही नहीं। हमारे पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, लेकिन अगेन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, आज के डेट में मैं गिल से थोड़ी रेस्पायर कर रही हूं, लेकिन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में दिखते हैं, बट अभी नहीं दिखते हैं। एंड बेटा प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल अगेन फॉर बॉडी बैलेंसिंग। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक और डिफरेंस में ना एक कैरेक्टर ऐड किया है हार्ट के रिगार्डिंग, दिल के रिगार्डिंग। अब सारे नॉन कोऑर्डिनेट में बेटा दिल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जिनके पास भी होता है, जैसे कि बेटा सारे नॉन कोऑर्डिनेट के पास नर्व कॉर्ड थोड़ी था, पॉलीफेरा के पास था क्या, सिलेंट्रेटा के पास था क्या, टीनोफोरा के पास था क्या, या फिर प्लैटी के पास था क्या, नहीं ना, सबके पास नहीं होता, पर जिनके पास होता है तो उनके पास दो होंगे, डॉर्सल होंगे, सॉलिड होंगे। वैसे ही अगर नॉन कोऑर्डिनेट में हार्ट है तो उसकी पोजीशन डॉर्सल होगी या वेंट्रल, और अगर एक कोऑर्डिनेट है तो उनमें बेटा हार्ट की पोजीशन डॉर्सल होगी या वेंट्रल। तो अपनी बेटा अपने यहाँ पे दिल कौन से साइड में है, अपने वेंट्रल साइड पे होता है। हमारा हार्ट जो होता है हमारा कौन से साइड पे होता है, हमारा हार्ट होता है हमारे वेंट्रल साइड पे, याद रखो हमेशा। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में कहां होगा बेटा, नॉन कोऑर्डिनेट्स में होगा ऑन दी डॉर्सल साइड। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात बेटा सारे बच्चों को। तो एक नॉन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट के बीच में भी बेटा डिफरेंस फॉर्म में ये टेबल लिखवा दूं, डिफरेंसेस फॉर्म में ये टेबल लिखवा दूं, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने ये दिया हुआ है ना बेटा, इसी को मैं एक टेबल फॉर्म में लिखवा देती हूं ये, ठीक है। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटा में नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा तुम्हें पता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये डायग्राम हम कर चुके हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर नर्व कॉर्ड, फिर बेटा सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो है नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स है, पोस्ट एनल टेल है। तो मैं ये वाला एनसीईआरटी का बेटा डायग्राम, सॉरी एनसीईआरटी वाला ये कंपैरिजन एक टेबल के फॉर्म में लिखवा देती हूं बच्चों, ठीक है। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगी, आज मैं कोऑर्डिनेटा का लेकिन क्लासिफिकेशन करवा दूंगी ताकि अगले दिन पढ़ने में हमें आसानी हो। मैं उससे ज्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी कि कोऑर्डिनेटा को आप कैसे, अरे यार इतना बड़ा टेबल तो चाहिए ही नहीं, बातें करते करते ना। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, आज मैं सिर्फ ना बेटा एक कोऑर्डिनेटा को आप कैसे डिवाइड करते हैं सिर्फ वो वाला चीज बता के जाऊंगी ताकि आपको कल के लिए आसानी हो पढ़ने में। सो उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, टाइम बच जाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देंगे आपको या थोड़ी बहुत आपके डाउट्स पूछ लेंगे। बस आज कोऑर्डिनेटा की क्लासिफिकेशन में आपको बता दूंगी क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत जरूरी है।
कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए वो क्लासिफिकेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो इसको, अरे भाई चलो इधर पे लिखते हैं नॉन कॉर्डेट, नहीं इधर लिखते हैं कॉर्डेट, इधर पे लिखते हैं कॉर्डेट, इधर पे लिखते हैं नॉन कॉर्डेट, ठीक है ना, ठीक है। यस बच्चों, मैम टुडे नो क्लास एट 6:15। अच्छा दिया, अच्छा तुम सेकेंड हाफ में फ्री हो क्या? फिर बेटा काहे टेंशन ले रहे हो कि मैम बहुत ज्यादा पढ़ा लिया मैम। कभी कभी तो बेटा तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा है, पर मैं तुम्हें इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि सेल्फ स्टडी कर लेना, तुम्हारा ही फायदा होगा। लेकिन एटलीस्ट अपना जितना टाइम है बेटा उतना तो पढ़ेंगे ना, है ना। दूसरों की क्लास का मैं टाइम नहीं लूंगी, बट जितना अपना है बेटा उतना तो पढ़ो यार, उतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ तुमसे, है ना। चलो, नहीं मैं तुम्हारे लगातार क्लास नहीं लूंगी बेटा, मैं इतना टॉर्चर तुम्हें नहीं करूंगी। मैं कभी, मेरे लक्ष्य के बच्चों से पूछना, मैंने कभी उनका कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है, इसमें मैं कोई प्राउड फील नहीं कर रही हूँ। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ अगर मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रही हूँ तो जब जिस दिन मुझे जरूरत होगी बेटा उस दिन मुझे दे देना जरूर। तो तुमसे भी मैं यही बोलती हूँ कि एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे जब जरूरत होगी तब मैं तुमसे उम्मीद करूँ, तब तुम ये ना रो कि मैम मत देना, ठीक है। क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चों, कई सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कई सारे बच्चे तो एक्स्ट्रा करने का मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी हो। जब बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है तब तो बेटा मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, है ना। तो तब मैं चाहती हूँ कि तब आपके अंदर भी मेरे लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि यार मैम ठीक है आप कभी नहीं लेते हो, आप ले लो कोई बात नहीं। डबल वेंट्रल सॉलिड, ठीक है। चलो हाँ हाँ, अब स्कूल जाने वाले बच्चे ना बेटा उनकी दुख दर्द बहुत अलग होते हैं यार, उनको समझना भी जरूरी है। स्कूल जाना फिर ये मैनेज करना, थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है तो टाइम पे छोड़ना ही बेटर है, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। फटाफट से बच्चा पार्टी इसे बेटा नोट करते जाओ मेरे साथ में, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं बच्चों क्या, यस यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, पेयर्ड फैरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, पेयर्ड फैरिंजियल गिल स्लिट्स, इसको टिक मार्क करते हैं। और इसमें पेयर्ड फैरिंजियल गिल स्लिट्स बेटा एब्सेंट, ठीक है। अरे कुंदन बेटा, पेयर्ड फैरिंजियल गिल्स स्लिट्स एब्सेंट, ठीक। यहां पे हम बच्चों क्या लिखेंगे, हार्ट वेंट्रल, यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, हार्ट डॉर्सल, हार्ट डॉर्सल। यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल टिक मार्क, और यहां पे हम लिखेंगे पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट। मतलब बच्चों जैसा टेबल है वैसे ही है, एक में प्रेजेंट एक में एब्सेंट, एक में प्रेजेंट एक में एब्सेंट, ठीक है। ठीक है, तो बस एक लास्ट बेटा हम क्या करेंगे, हम लास्ट में एक टेबल बनाएंगे कॉर्डेटा की, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। उसको मैं कल के लिए तुम्हारे दिमाग में थोड़ा स्पेस रखती हूँ, लेकिन उसको पढ़ के जरूर आना ताकि मैं ना कल तुम्हारे वहां से जब शुरू करूंगी तो तुम्हें आसानी हो पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, डन कर लो बच्चों, डन डन एक बारी कर लो। अब बेटा पता है क्या, मैं एक बात बताऊं, अब कई बच्चे मेरे बैच में ऐसे होंगे जो सिर्फ नोट्स से पढ़ते हैं, जो क्लास नहीं करते हैं, उनको कैसी मौत आएगी देखो। वो कहेंगे हैं कॉर्डेटा में गिल्स, पर मैम हमारे पास तो गिल्स होते ही नहीं है, ऐसा कैसे मैम, मैम कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल, मैम कैसे मैम, हमारे पास तो नर्व कॉर्ड है ही नहीं। तो बेटा क्लास और नोट्स का ना सिर्फ यही, जैसे कई लोग जो टॉपर नोट्स से पढ़ना पसंद करते हैं, टॉपर नोट्स तो देख लोगे बट कॉन्सेप्ट तो क्लास में समझ में आएगा। अब नोट्स छाप लोगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ी, फिर बेटा तुम यही अच्छा, फिर तुम उसे लर्न कर लोगे, फिर कहोगे अच्छा हो सकता है मैं आज तक गलत पढ़ता आया हूं, हो सकता है अपन गिल से ही रेस्पायर करते हैं, ठीक है, तो वो मान लेंगे इस बात को। समझ आ रही है बात, डन 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 डन,
डन 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 डन। ये वही टेबल है बेटा, इसे रीड करने का कोई मतलब नहीं है, सेम वही टेबल है, ठीक है। चलो आज के लिए बेटा आखिरी चीज कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अगर ये क्लासिफिकेशन बेटा समझ लग गया ना, अगर ये क्लासिफिकेशन समझ लग गया तो आगे कल जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत ही इजी लगेंगी, क्योंकि कॉर्डेटा के ना बेटा जो क्लासिफिकेशन है ना वो उनके नाम से ही मैक्सिमम उनका मतलब समझ में आ जाएगा आपको, और आई प्रॉमिस तुम्हें समझ में आएगा, एक एक लाइन की बेटा है। यूरोकॉर्डेट का क्या मतलब उसके नाम से समझ आ जाएगा, सेफेलोकॉर्डेट का क्या मतलब उसके नाम से समझ में आ जाएगा, वर्टिब्रेटा एंड सो ऑन। तो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी। आप इसको नए पेज से करेंगे और आप इसको लैंडस्केप में करेंगे, ठीक है। और मैं पहले ही आपको बता देती हूं, क्योंकि आपको तो जगह पता नहीं है ना कैसे कैसे एडजस्टमेंट करनी है, तो बेटा सबसे पहले तो कॉपी लैंडस्केप में करो, ठीक है। फिर जो मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, कॉर्डेटा का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, बड़ा है बट ईजी है। और मैं सेंटर पे जैसे कॉर्डेटा लिख के ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना बेटा उसके लिए आप सिर्फ बहुत ही कम, इतने कम स्पेस में लेफ्ट वाला हो जाएगा, इतने कम स्पेस में लेफ्ट वाला हो जाएगा। तो लेफ्ट के लिए ज्यादा जगह मत रखना, जो राइट साइड होगा ना बेटा उसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, तो राइट वाले एरिया में ज्यादा आपको स्पेस रखनी है, ठीक है। राइट वाले स्पेस में आपको ज्यादा स्पेस रखनी है, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले बेटा कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन आपको बताती हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू राइट फाइलम कॉर्डेटा। अरे यार एक काम करती हूं, व्हाइट से लिखती हूं और ग्रीन से फ्लो चार्ट बनाती हूं, ठीक है। समझ आ गई बात। फाइलम कॉर्डेटा जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं, अब हम एक्चुअल में कॉर्डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। सो फाइलम कॉर्डेटा डाला, इसको डब्बे में डाला, इसके डब्बे को थोड़ा पतला करना पड़ेगा, डब्बा काफी मोटा है, यस। फाइलम कॉर्डेटा को डब्बे में डाला, फाइलम कॉर्डेटा को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया बच्चों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि मैं सब फाइलम लिख रही हूं, मैं फाइलम लिख रही हूं, मैं क्लास लिख रही हूं, या मैं ऑर्डर लिख रही हूं, या मैं सब क्लास लिख रही हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां पे ध्यान देना। फाइलम कॉर्डेटा को मैं क्या कर रही हूं बेटा, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रही हूं, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज है, तो इसीलिए मैं यहां पे लिख रही हूं। एक ग्रुप है बेटा आपका क्या, प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स जिनको आप एक क्रेनिएटा भी बोलते हो। सारा कुछ मतलब मैं कल समझाऊंगी, आपके पास समय हो तो आप खुद से भी देख के आ सकते हो। और दूसरा बेटा ग्रुप है यूकॉर्डेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएट्स। एनसीईआरटी में क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा वर्ड यूज किया है इसीलिए हमें ये बताना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे एक डब्बे में डाल देते हैं, इसे एक डब्बे में डाल देते हैं। अब बेटा देखना जरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोटोकॉर्डेट्स को 2 सब फाइलम में कैटेगराइज करेंगे, जबकि हम क्रेनिएटा को सिर्फ एक सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। तो इसके 2 सब फाइलम है, मैं बोलती जा रही हूं, हालांकि मैं कल भी समझाऊंगी। इसका सिर्फ इसके 2 सब फाइलम है, इसका एक सब फाइलम है बच्चों यूरोकॉर्डेट्स, और इसका दूसरा बेटा सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेट। तो लेफ्ट साइड वाला क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है, लेफ्ट साइड वाला क्लासिफिकेशन इतने में ही खत्म। अब सारा कुछ हमें राइट साइड लिखना है। इनमें फर्दर बेटा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें फर्दर इनको आपने किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है बच्चों, ठीक है, यस। और बेटा देखो यहां पे मैंने क्या किया ना, इसको सिर्फ एक सब फाइलम में डिवाइड किया। इसका जो सब फाइलम है वो सब फाइलम है बच्चों वर्टिब्रेटा। इसका सब फाइलम क्या है बच्चों, वर्टिब्रेटा। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, वर्टिब्रेटा। सो दिस हैज 2 ग्रुप, कॉर्डेटा हैज 2 ग्रुप, a craniate and craniate. This has 2 subphylum यूरोकॉर्डेट, subphylum cephalochordate, whereas this only has बच्चों, this only has 1 subphylum vertebrate, ठीक है ना। अब इसको डब्बे में डालो, सबफाइलम वर्टिब्रेटा। सबफाइलम वर्टिब्रेटा के 2 डिविजन है, अब मुझे भी थोड़ा सा ना स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा। इसके बेटा 2
वो है डिवीजन। एक है डिवीजन, एग्नेथा, एक है डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा। बोलते रहो बच्चों नाम, बोलो ग्नैथोस्टोमेटा की जय। डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा एंड डिवीजन एग्नेथा, ठीक है, राइट। एग्नेथा को फर्दर हम किसमें क्लासिफाई करें, जरा ध्यान देना बच्चों। इसको तो हम क्लास में डिवाइड करते हैं, लेकिन ग्नैथोस्टोमेटा को हम सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। ध्यान दे रहे हो? एग्नेथा के पास सिर्फ एक क्लास होती है, दैट क्लास इज कॉल्ड क्लास साइक्लोस्टोम, ठीक, क्लास साइक्लोस्टोम। वेयरएज ग्नैथोस्टोम के पास दो सुपर क्लास है, एक सुपर क्लास है इनकी पाइसेस, ठीक है, और एक सुपर क्लास है इनकी टेट्रापोडा। दिस इज द लास्ट। एक सुपर क्लास है इनकी पाइसेस और एक सुपर क्लास है इनकी टेट्रापोडा। तो यहां पे एक क्लास है सिर्फ, इसमें दो सुपर क्लास हैं। एक सुपर क्लास मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और एक क्लास में हमारे सपोले भी आएंगे, मैम भी आएंगे, और सारे लोग इस सुपर क्लास टेट्रापोडा में आएंगे, ठीक है। और लास्ट क्लासिफिकेशन आज की हो गई सुपर क्लास पाइसेस में। बेटा आपके पास फर्दर दो क्लासेस हैं, और सुपर क्लास टेट्रापोडा में फर्दर आपके पास 4 क्लासेस हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। और इसमें दो तरीके की बेटा, दो प्रकार की मछलियां आती हैं। एक मछली होती है कांटेदार मछली, कांटेदार मतलब बोनी मछली, क्लास ऑस्टिक्थिस, और एक हो गई क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। एक कार्टिलेज वाली मछली और एक बोन वाली मछली। और यहां पे आ गई बेटा क्लास क्या, एम्फीबिया, रेप्टिलिया यानी मेरे सपोले, एव्स यानी कि पापा की फरी एंड पापा का पर्रा, एंड मैमल्स। दैट्स इट। और देखो ये मैंने इसीलिए बनवाया ताकि ना कल के लिए बेटा हमारा टाइम सेव हो। और देखो इतनी सुंदर क्लासिफिकेशन, इतनी मतलब सुंदर का क्या मतलब है, सुंदर मतलब खूबसूरती नहीं, देखो सुंदर का मतलब है बच्चों इतनी क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगी कि ये किसके अंडर आते हैं, ये दोनों किसके अंडर आते हैं, या ये किसके अंडर आता है। इसीलिए ये बहुत सुंदर क्लासिफिकेशन है, और इसीलिए बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि मैम इसमें से सवाल आएगा कि इसलिए इंपॉर्टेंट बोल, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इंडिविजुअली हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि कौन किसके अंडर आता है, ठीक है। डन, यस, डन डनाडन डन कर लो बच्चों, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन कर लो, ठीक है। आप इसको कर लो, मैं 2 मिनट वेट कर रही हूं, फिर हम बेटा यहां से अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले डन तो करो, सॉन्ग तो बाद में ना, पहले डन तो कर लो यार। कुछ बच्चे अभी लिख रहे हैं, तो जो बच्चे लिख रहे हैं मैं उनके लिए 2 मिनट का टाइम लूंगी, फिर सॉन्ग। जो बच्चे लिख रहे हैं मैं उनको अभी 2 मिनट का टाइम दूंगी, उसके बाद सॉन्ग, ठीक है। अरे पोल बेटा कैसे कराऊं, पोल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कल जब क्वेश्चंस पूछूंगी तो पोल कराऊंगी। बेटा क्वाड्रेटा को एनसीईआरटी से जरूर करके आना, और जो होमवर्क दिया है बेटा वो जरूर करके आना प्लीज, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, आई होप तुम्हारे लिए यूजफुल रहा होगा ये लेक्चर, ठीक है। यस, कर लो सारे बच्चे फटाफट से।
डन। अच्छा, जैसे तुम्हें सॉन्ग चाहिए होता है तो तुम्हारा बहुत जल्दी डन हो जाता है ना। सॉन्ग चाहिए तो एकदम मैम फटाफट से हमारा डन हो गया, डन हो गया मैम, डन 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 डन। ठीक है, हाँ इसमें ना बेटा मैं एक काम करती हूं, इसमें मैं ऐसे करके थ्योरी में लिख देती हूं कॉर्डेट इंट्रोडक्शन। टॉपिक में ना कॉर्डेट का इंट्रो भी किया है ना हमने, ठीक है। यस, चलो एक छोटा सा गाना सुना देती हूँ तुम्हारे लिए, और फिर बेटा गाना सिर्फ इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि इतनी देर से पढ़ते हो तो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, बस और कोई रीजन नहीं है। और जल्दी से 2 मिनट का 2 छोटा सा एक गाना सुनाती हूँ जो भी याद आ रहा है। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तुम मिले दिल खिले और जीने को और नीट में नंबर लाने को क्या चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बढ़िया से पढ़ाई करो। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ाई करो बेटा, जो जेन्युइन बच्चे हैं, दिल से चाहती हूं मस्त पढ़ाई हो और मस्त डॉक्टर बनो। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।